अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। मुल्क चलाने में नाकामी का एतराफ, इमरान खान की लूज बॉल पर ऑपोजिशन के छक्के। पीडीएम की मर्दान रैली में मरियम नवाज ने पीटीआई हुकूमत की 2.5 साला नाअहलियों को उंगलियों पर गिनवा दिया। पीटीआई हुकूमत में अरबों रुपए की चीनी, आटा और एलएनजी के डाके पर मरियम नवाज ने शदीद तनकीद की। 2.5 साल बाद इमरान खान का ना तजुर्बाकारी का एतराफ उन्हें अगले इलेक्शन में कितना सियासी नुकसान दे सकता है, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। नून लीग के बाद पीटीआई भी वोट को इज्जत देने पर उतर आई है। सेनेट इंतखाबात कैसे करवाए जाएं, हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में रायशुमारी के तरीकाकार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस जारी कर दिया। नाज़रीन, बात करेंगे सलीम मांडवीवाला और शहजाद अकबर की एक दूसरे पर सख्त तनकीद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब को मईशत की तबाही करार दे दिया है। जबकि लास्ट में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात कैसे होंगे। काबीना में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की ब्रीफिंग सामने आई है। इमरान खान सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के हामी क्यों हैं, इस पर स्पेशली रऊफ क्लासर साहब से हम तज्जिया लेंगे। आमिर साहब, आज मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। कल इमरान खान साहब ने लूज बॉल दी है जिसपे आज मरियम नवाज ने सही छक्का मारा है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने, जो आपके अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी नाकामी, तो आपको नहीं लगता कि इससे पीडीएम एक बार फिर से ताज़ा दम हो गई है? इमरान खान साहब के इस बयान की बाज़गश्त आज भी चल रही है और चलती रहनी चाहिए। तो पहले तो जलसे की बात कर लेते हैं कि बिल्कुल वो, क्योंकि उन्होंने मौका दिया था तो इसलिए पीडीएम में उसी के ऊपर बात हो गई। तो जलसा मगर जो है ना वो आज कमज़ोर था, छोटी जलसी थी वो। और नॉर्मली होता ये है कि जब आपने कोई तहरीक चलानी हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्पो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ना कि नीचे की तरफ। तो लाहौर से पीडीएम का तसलसल जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है कि लाहौर के उस झटके के बाद आज तो बिल्कुल ही मर्दान की छोटी सी जलसी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रेंथ है ना वो केपी के साउथ में है, तो उधर साउथ में नहीं उन्होंने करवाया, तो मर्दान में ये जलसा हुआ। मर्दान में जो है एएनपी जो कि जिसके पास पिछली दफ़ा पीटीआई के 8 साल से पहले हुकूमत थी, तो अभी उन्होंने टोटल पिछले इलेक्शंस में जो है ना सिर्फ एक सीट यही वाली जीती थी, मर्दान के मीर हैदर होती की, जो मुझे याद पड़ता है। तो जो पेशावर की सीट है वो बाई इलेक्शन में जो है ना फिर एएनपी ने दोबारा जीती। तो पूरे सूबे में उनके पास और पूरे पाकिस्तान में 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। तो वहाँ एक सीट के बलबूते पे उन्होंने ये जलसा करवाई। तो समझ आता है कि वो क्यों छोटा था। तो बाकी अब जाहिर है फिर वो अल्फाजी हो सकती थी, सख्त जितनी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, जितने हमले किए जा सकें तकरीर के अंदर। मगर नवाज शरीफ की फॉर एग्जाम्पल जो है आज वहाँ से स्टेज से नहीं दिखाई गई। उसके बाद एक और रखना जो नज़र आया सबसे बड़ा वो ये कि पीपल्स पार्टी की मेन स्ट्रीम का कोई लीडर था ही नहीं। बिलावल तो छोड़े, मेन स्ट्रीम का भी कोई मुझे नज़र नहीं आया। तकरीर मेरे नहीं ख्याल है किसी ने की, और ये जो 11 सितारे थे उसमें से 2-3 सितारे नज़र आए, बाकी सारे भी 7-8 सितारे गायब थे, वो भी नहीं थे। तो एक छोटा सा जलसा कह लें, इलाकाई लोकल एक जलसा जो होता है ना, यूज टाइप की चीज़ थी। तो ये काफ़ी क्लाइम डाउन है। ऊपर से आप जब आप धरने की तरफ जा रहे हैं और मार्च करा रहे हैं, तो एक मिस पैच था उनके क्लेम्स में और उनकी हकीकत में कि मार्च बड़ा होगा और गिरा देंगे, मिला देंगे। मगर वो वाला ये जो पहले डर था कि इससे कि बहुत बड़ा ये क़यामत खड़ी कर देंगे, वो नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, खबरें चल रही थी, मुझे नहीं पता कितनी मुसद्दक़ है, मगर 2-3 टीवी चैनल्स में मैंने देखा, एक सुर्खी चल रही थी कि शायद मौलाना भी नाराज़गी में आज जो नेक्स्ट जलसा होना है पीपल्स पार्टी का 27 अगस्त को वो लाड़काना में, तो शायद 27 दिसंबर, तो मौलाना शायद उसमें शामिल ना हो। बाल वो क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना सूबा है, 27 दिसंबर एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, वहाँ हमेशा लोग बड़े इकट्ठे होते हैं, और वो पीडीएम से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का एक अपना होगा, वो बड़ा हो जाएगा, मगर वो रिदम नहीं है।
और नजर आ रहा है टूट गया, कि बाकी ठीक है। पार्टियां ये जो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो दो डेस्परेट ग्रुप्स थे, एक मरियम ग्रुप, में नून लीग नहीं कह रहा, नून लीग के अंदर जो है ना मरियम दो बीबी का ग्रुप्स हैं। खानदान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था इस्तीफों में, क्योंकि उनका बहुत कुछ टेक पे, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान वो खुद बहुत डेस्परेट थे Out है, कि इसको इस्तीफे में ले जाके कुछ क्राइसिस किसी तरीके से क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि वो जिस तरह आपने कहा आउट है। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल मौलाना को भी जो है केपी से ज़्यादा उनको बलूचिस्तान में हाफिज़ हुसैन अहमद को तो उन्होंने पहले पार्टी से फारग किया हुआ है, पर उनका एक वज़न है, अब उनको मौका मिला है बाउंस बैक करने का, और मौलाना शेरानी का एक वहाँ पे पूरा एक हल्का असर है, और उन्होंने पहले ही कह दिया जी अलहदा करें, तो ये एक थोड़ा सा मौलाना के लिए ये मसला भी चल रहा है। फिर मौलाना के लिए जितना मर्जी वो कहते रहे, बहरहाल उनके इर्द गिर्द लोगों पे नायब के केसेस आ रहे हैं। फिर उनसे कल मैं देख रहा था, हामिद मीर ने पूछा कि चले बाकी तो थोड़े ये जिम्मे शान घर में जो अब बैठे में जहाँ इंटरव्यू दे रही है किसका है, उन्होंने ये दोस्तों की मेहरबानियाँ हैं, तो वो दोस्तों की जब मेहरबानियाँ ली जाती हैं तो वो फिर मेहरबानियाँ देनी भी पड़ जाती हैं। तो वो एक JUI का वो चल रहा है। पीपल्स पार्टी क्लियरली जो है ना, मेरा जो अंदाजा था कि इस्तीफों के उस पर पीछे हट रही है, और बाकी चीज़ों से भी हट रही है, मगर इस्तीफों से पीछे हट रही है, बिल्कुल हट रही है। बिलावल साहब कहते रहते हैं पोस्टरिंग ज़्यादा है, मगर आसिफ जरदारी साहब का अभी तक भी एक अल्टीमेटली ये फैसला आसिफ जरदारी साहब ने करना है। उनका अभी तक 2-3 माह में एक दफ़ा भी बयान नहीं आया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। सुबह एक ट्रम्प कार्ड और रखा हुआ, जब भी वो कहेंगे कि मेरा फैसला नहीं था, ये बस बच्चों ने ऐसी बस वो फैसला कर दिया था। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। और नून लीग का ये है कि क्रीडेंशियल्स की भी लोग बात करते हैं ना मौलाना के और इसके, कि क्यों याद रहे कि मौलाना जो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये असम्बलियाँ जाली हैं, मौलाना ने वो उनके हाफिज़ हुसैन अहमद साहब सही पॉइंट आउट कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब ये मौलाना से हमारी लड़ाई ये हुई थी कि जब ये सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त ये असम्बलियाँ जाली नहीं थी, तो इनसे पार्टी ने JUI ने मना किया था, शूरा ने, कि आप जब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ जाली हैं और हमें इस्तीफा देना चाहिए, तो आपने डिप्टी स्पीकर का गालबन और सदारती इलेक्शन क्यों लड़े थे इसी असम्बली से, जब उस असम्बली से अब हार गए और उन असम्बलियों से आपको वोट नहीं मिला, अब दोबारा आ गए हैं इस्तीफों पे। दूसरा मौलाना के क्रीडेंशियल जो है कि ये वोट को इज्जत दो और जमहूरी इक़दार के लिए, याद रहे कि मौलाना जो है लोग भूल जाते हैं MMA की गवर्नमेंट का हिस्सा थे। MMA जो थी वो 2002 से बड़ा जाली इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ वो बिल्कुल, और मौलाना ने ना सिर्फ के उसके बेनिफिशरी थे, फिर मुशर्रफ के अंडर जो है ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी से MMA की गवर्नमेंट बनाई थी, और उसके बाद रेफरेंडम में भी गालबन वोट दिया था, तो वो MMA जो थी एक किस्म की मुशर्रफ की अलाय रही हुई है। तो ये जब एकदम से चूज़ करना होता है कि जी अब वोट को इज्जत दो और अब ना दो, तो वो एक मामला, इसी वजह से ये इखलाकी और सियासी जो उनके तजादात हैं उसकी वजह से मेरा ख्याल इतना लोग बाय नहीं कर रहे, ये फैक्टर है। हालांकि उनको बड़ी एक एडवांटेज, और वो सही इसका आज जलसे के अंदर जो उन्होंने महंगाई का इशू है, बिजली का इशू है, इनकी मिस गवर्नेंस का PTI गवर्नमेंट का इशू है, उसके लिहाज से कर रहे हैं, मगर ये इलेक्टोरल इशूज़ ज़्यादा होते हैं, ये इशूज़ से गवर्नमेंट इतनी जल्दी गिराना आसान काम नहीं होता। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कूल डाउन कर गया है, टेम्परेचर उस तरह का नहीं रहा जो कि 2-3 महीने पहले जिस तरह के टेम्परेचर। इमरान खान के इस बयान से कोई असर भी नहीं पड़ेगा इस पे मैं बातों मेरे कहा साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो किया है अपनी ना तजुर्बाकारी, उसका इनको कोई सियासी नुकसान हो सकता है? अब तक हमने देखा खान साहब ने बहुत सारी मेरा ख्याल इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जो लोग समझते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाज नहीं है कि लोग अपनी गलती को माने, एडमिट करें, लिहाजा हमें इसी बात पे ही खुश रहना चाहिए कि खान साहब ने अपनी इनकम्पिटेंसी कहें, उनकी फेलिंग कहें, उनकी इनएक्सपीरियंस कहें, वटेवर, उसको एडमिट करें, लिहाजा हमें उनको इस बात का मार्जिन देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है। अब सवाल ये है कि बंदा जब हो जाए 68 ईयर्स का हो जाए, वो कहते हैं सीखने की जो उम्र है ना, मतलब जो उस मेरा ख्याल मेडिकली भी कहते हैं और अदरवाइज भी, वो आपके 40 साल तक होती है। या इवन बच्चे का ये भी कहा जाता है कि बच्चे की शख्सियत ने डेवलप होना होता है ना, वो पहले आपके 5-6 सालों में वो पूरा हो जाते हैं, बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है, बाद में उसके बाद वो ठीक है बंदा लर्न करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसको एज ऑफ विजडम कहते हैं वो 40 साल होती है। ठीक है। अब उसके बाद भी लोग तब्दील होते हैं। अगर
आप बेतहाशा कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहे हूँ, बहुत ज़्यादा आप किताबें पढ़ते हूँ, बहुत ज़्यादा आप तजर्बात करते हूँ, बड़े बड़े ज़हीन लोगों के साथ उठते बैठते हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर भी आप उसमें आते हैं, कुछ चेंजेस कर जाते हैं। अब जाके 68 ईयर एज में आपका ये एडमिट करना कि मुझे नहीं पता था। अब 3 दफ़ा असम्बली के मेंबर रहे हैं, अभी भी हैं, तीसरी दफ़ा हैं, मतलब 10 साल आप पार्लियामेंट में भी रहे हैं। और आपको अगर पार्लियामेंट में भी बैठ के नहीं पता चला कि गवर्नेंस क्या होती है और हमने कैसे करनी है, तो फिर ये किसकी कसूर है? लोग तो यही समझ बैठे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं और वो आके कोई ऐसा चमत्कार लाएंगे ओवरनाइट। इन्होंने खुद कहा हुआ है, बहुत सारी तकरीरें हैं जो इनके दिखाने वाली हैं, और लोगों ने इन पर बिलीव किया कि ईमानदार आदमी है और ये जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक ही कह रहे होंगे। अब भी वो अगेन इसका बेनिफिट वो लेना चाहते कि अब भी मैं ठीक कह रहा हूँ, उस वक्त भी मैं ठीक कह रहा था। जो बात रात आमिर साहब कह रहे हैं तो बड़ी अहम बात थी। आपने जब टीम अपनी पिक की, सिर्फ इस वजह से पिक की कि 2-4 तकरीरें किसी ने ठोक दी, ये कौमी असम्बली में रगड़ दिया पोजीशन को। आपने कहा हमादा सर की सबसे बड़ी मिसाल है, आपने कहा बना दें भाई इसको, क्योंकि उसने शहबाज शरीफ को जनाब बैठ के उसने ऐसी तैसी कर दी उसकी। मतलब आपने वजीर बनाए थे, किस क्राइटेरिया में बनाए थे? अच्छा, फिर ये कहते हैं आप लोग कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? सबसे बड़ा एतराज़ पता है पीटीआई क्या होता है? आप कौन होते हैं हमसे पूछने? वही जवाब जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब थे। जरदारी साहब पता क्या कहते थे मीडिया को? वो कहते हैं ये तो सियासी अदाकार हैं, इनका क्या काम है हमसे पूछा, लोगों ने हमें वोट दिए। नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, वो भी ये कहते थे कि आप लोग कौन होते, 5 साल बाद हम जाने और लोग जाने, दरमियान में क्यों होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। खान साहब का भी वही रवैया उस पर बन चुका है। अब बुरा लगता है। मेरा ख्याल आमिर साहब और मैंने दर्जनों प्रोग्राम किए हुए, उस वक्त भी हमारा मजाक उठाते थे, ये ठट्ठा उतारते थे कि पार्लियामेंट को जगह है। आपको याद है क्या कहते थे कि पार्लियामेंट को जगह है कि हम वहाँ पे जाएँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे तो बिके हुए लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट में जेल ही है, बला बला। आपको वहाँ पे बैठ के जो लर्निंग का था, और अगर आपको 68 ईयर एज में अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपने कुछ नहीं सीखा और आपको कोई अभी तक ये चीज़ों का पता नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल फॉल्ट लाइज एट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एंड पे। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है ना उनकी, बल्कि वो क्या कहते हैं उसकी, मेरा अटेंशन उनका स्पैन जो है वो बड़ा कम है। तो फिर खान साहब माजरत के साथ ये बात तो फिर आप पे भी आएगी कि आप अभी तक 2.5-3 साल, बड़ा टाइम होता है, 2.5 साल आपको ब्रीफिंग मिल रही है, कैबिनेट में बैठे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके सामने बैठी है, मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो टीम तो आपने सेलेक्ट करनी, 18-20 लोग तो आपने उठा के लगा दिए। जो सबसे बड़ा इन्होंने, मेरा ख्याल इनसे गलती हुई है, चलो पार्लियामेंट में नहीं सीखा, कमेटीज में नहीं बैठे, इन्होंने कभी क्वेश्चन आवर में नहीं बैठे, कभी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया इन्होंने, जहाँ पे कोई गवर्नेंस रिलेटेड जहाँ ब्रीफिंग होती थी वहाँ तो बैठे नहीं है सारे, वो भी चले आपकी मान लेते। टीम पिक करते वक्त तो आपको थोड़ा सा तो आपको एहसास होना चाहिए था कि किस तरह के लोग मैंने लाने। आपने अपने जाती यार दोस्त, डोनर, जो अभी इन्होंने बात की है ना कि वो जो उसकी कि जो लोग आप पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नवाज शरीफ साहब पे भी करते हैं, जरदारी साहब भी करते हैं, आप पे भी हुई। जो आज मरियम नवाज साहबा कह रही थी, वो ये बात कह रही थी कि जनाब आपके इन्वेस्टर जो थे, आपके यार दोस्त थे, आप उनको लेके आ गए। अब खान साहब को जो बात मेरा ख्याल थोड़ी सी उनको समझ नहीं आ रही कि लोगों का ये मुल्क है भाई, ये कंपनी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी कोई वो नहीं है कि एक आपकी कंपनी है जिसका यहाँ पे उसको कैसे लिक्विडिटी जो है ना, जिसका तकरीबन 10 करोड़ है, 20 को चलो डूब भी गई, खैर है। ये मुल्क है भाई। आपने एक लोगों को बहुत सारा कुछ आपने यहाँ पे उनको यकीन दिलवाया था। जो सबसे बड़ा इनसे बलंडर हुआ, आमिर साहब 2.5 साल से कह रहे हैं, जो इनको ले डूबा है इनकी गवर्नेंस। हालांकि मेरे दिल में कोई ज़ाती तौर पर नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं उस बंदे से। वो होता है कि अगर आप अगेन आप कह सकते कोई बंदा यहाँ पे बॉर्न वो नहीं होता, जीनियस नहीं होता, सारे लोग सीखते हैं। हम भी ऐसे थे जर्नलिज्म में, हमने 25-30 साल लगे हैं, इन्होंने 30-35 साल लगे हैं, सीखते हो। हमने फील्ड में जाके चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। आप भी समझ सकते थे, पढ़ सकते थे चीज़ें। मान लेते हैं कि अगेन भुट्टो वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो पूरी फाइल पढ़ता था। आप अगर खुद पूरी फाइल नहीं पढ़ते, अब खुद हम अगर इतने काबिल नहीं है, तो फिर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा रखते जो आपको गाइड करता, जो ब्यूरोक्रेसी को चलाता, जिसको पता होता है कि किस किस जगह पे हमने कौन कौन से बंदे लेने हैं। आपके यहाँ अगर आपके ऑफिसर जो हैं वो एथनिक लिंगुअल बुनियादों पे पोस्टिंग होंगी, बहुत सारे इतराज़ात आते हैं। मैं नहीं कह रहा, आपको याद होगा उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा था, ये इन्होंने बात की थी, आपको याद होगा, ये जो हमारी ये फिरदौस आशिक अवान साहब बने हुए, उन्होंने बात की थी सारी। आप अगर वहाँ से, पंजाब की सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेसी थी, उसके बगैर चलना ही नहीं था आपका काम। आप पंजाब से नहीं लेंगे, मान लेते हैं KPK, मैं ये नहीं कह रहा, KPK में भी अच्छे काबिल लोग होंगे, आपने 2 टॉप के लोग रखे वहाँ KPK से। आज अगर ब्यूरोक्रेसी को नहीं चला पा रहे और आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लेट डाउन करते, आपको 2 लोगों को या फायर करना चाहिए था या उनसे पूछना चाहिए था 2.5 साल बाद कि सर आप लोगों ने मुझे टीम बना के दी थी, आप लोगों ने बैठ कर कम। तीसरे भी हैं इनके साथ कि जो पिछले 3 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल या उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स पे काम कर रहे, 3 लोग। एक डॉक्टर यहाँ पे इशरत हुसैन को लाए थे कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म करके देंगे। अब उनका काम खत्म हो गया, उनसे नहीं, मेरा ख्याल शफकत महमूद साहब को बना देगा, अब आप बैठे हैं और इन पे काम करें। 2.5 साल बाद एक नया बंदा लगा दे। एक चीज़ वो, इससे पहले आपको याद होगा अरबाब शहजाद साहब हैं,
ये उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बैठ कर ठीक करना था, साथ में आजम खान साहब थे। ये 3 बंदे आपने ब्यूरोक्रेसी ठीक करने पे लगाए थे और 2.5 साल बाद ये कह रहे हैं 2 उनमें से ब्यूरोक्रेट हैं। अगेन आपके एक सर्विंग है, दूसरे रिटायर होके गए, तीसरे बहुत पुराने हैं। आज आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी आपके साथ तामुन नहीं कर रही, नहीं चल पा रही, तो मेरा ख्याल सर आपकी जो ब्यूरोक्रेट आपने लगाए थे आजम खान साहब से पूछें, उसके बाद उनसे अरबाब शहजाद साहब से पूछें, और तीसरा इनसे डॉक्टर इशरा साहब से पूछें कि जनाब अली अगेन आपके ज़िम्मे में हमने काम लगाए थे आप उसमें कितना पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। सो अगेन ये कह देना कि सिर्फ गलती मान लेने से कि जनाब के मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था, मेरा ख्याल ये मुल्क है, कंपनी नहीं है कोई है। आमिर साहब आपसे मैं पूछ रही थी कि कितना सियासी नुकसान हो इमरान खान साहब को? मेरे लिए जो है ना ये उनका इकरार कर लेना ये कोई ना किसी के लिए भी खबर नहीं थी, कि सबको पता ही था कि ये गलतियां कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि उन्होंने इकरार कर लिया कि हमारा होमवर्क नहीं था, हमने तैयारी नहीं थी, हमें मौका नहीं मिला और ब्ला ब्ला। मेरे लिए ये है कि उसका सद्भाव करने के लिए वो क्या एक्शंस क्या तजवीज़ कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि हमें एहसास हो गया कि हमारा होमवर्क नहीं था, हमने नहीं है। मैं उसके लिए भी मैं उनको माफी है, मतलब माफी तो मैंने क्या करनी है, मतलब मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इग्नोर एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट जो है ना मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि ये गलतियों की वजह से अब ये मैंने नया आज मिड वे मैंने सोचा है कि मैं अपनी ये कैबिनेट में तब्दीलियां कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल उन्होंने खुद ही जिक्र किया सबसे बड़ा फेलियर एनर्जी का है। मैं एनर्जी में कर क्या रहे हैं, वो उसी नदीम बाबर को जो कि वो ये गलत कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब एक नालायक आदमी थे, मैं सख्त तरफ कह रहा हूँ, उनसे हैंडल नहीं हुआ उनके बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल उन्होंने गलत फैसले किए। ये नहीं है कि ये ब्लैक एंड वाइट है, वो उन्होंने भी किया। नदीम बाबर को भी जो आप मुबारकबादें दे रहे हैं, सारे कह रहे हैं विक्ट्री के निशान के उसने लंबा पा लेता, तो प्राइम मिनिस्टर साहब में एडमिट भी कर रहे हैं कि एनर्जी सबसे बड़ा फेलियर रहा है। तो मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि नदीम बाबर साहब को, उमर अयूब साहब को, और जो 21वें ग्रेड का अगेन सबसे पावरफुल जो आपने मिनिस्ट्री है जिसके अंदर आपने $14 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है ऑयल एंड गैस की, $14 बिलियन की, वो 21वें ग्रेड के बंदे के पास पकड़ाई भी है, वो कर रहा है और वो 2-3 साल से गलतियां कर रहा है, उसको हाथ नहीं डालना क्योंकि वो उसी मर्दान का वो इलाके का रहने वाला है जहां आजम खान का है, मैं ये कह रहा हूँ। और वो तमाम उनके ऊपर और भी बेताशा इल्ज़ाम हैं, वो जो है बाहर जो टूर लगाते हैं मगर उनको नहीं छेड़ा जा सकता। तो मैं चाहूँगा कि कैबिनेट के हवाले से जो है ये कहा जाता है जो है ना, अच्छी बात है कि नए लोग आने चाहिए। जब ये हमारे यहाँ बरतानवी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, जब कहा जाता है ना कि नए लोग से ये नहीं मुराद होती कि गली से उठा के किसी को पहली दफ़ा जितवा के आप ला दें, ये नहीं होता। टोनी ब्लेयर फॉर एग्जांपल, उनके दौर में ये कहा गया था कि जनाब उन्होंने न्यू ब्लड इंट्रोड्यूस करवाया कि पहली दफ़ा इतनी औरतें आई उनकी कैबिनेट में, वो वो था पहली तस्वीर मुझे याद है, ब्लेयर्स बेब्स, वो जो है ना एक किस्म का सेक्सिस्ट वो कैप्शन था, मगर बहरहाल खवातीन को उनकी कैबिनेट में, और वो यंग थी, मगर यंग से मुराद ये थी सब ने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की हुई थी, काउंटी पॉलिटिक्स की हुई थी, शेडो गवर्नमेंट्स में रही हुई थी, वो अपनी जानती थी। ये नहीं है कि आप पहली दफ़ा वाडा साहब जो हैं वो काउबॉय की तरह घोड़े के ऊपर आए, 2 फायर करें और आप इतनी बड़ी उनको वाटर एंड पावर पकड़ा दें। ये नहीं है कि बाकी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि बाकी जो को है, और पुरानों में से भी आप वो चूज करें जो कि स्कम ऑफ दी ओल्ड गार्ड है। मैं वो भी नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त कि नए और पुराने का जो कॉम्बिनेशन बनाया। अब मैं कहता हूं कि आप ये मान लिया है तो मुझे बता दें जो आपने लास्ट कैबिनेट चेंज की, मैं उसमें बताऊंगा आपके, फिर आप स्वाति साहब को लाते हैं, शेख साहब को लाते हैं कि ये आपने सबक सीखा है। अब इकरार कर रहे हैं आप कि खराबियां हैं, और उसका सदेबाब क्या कर रहे हैं कि स्वाति को रेलवे दे दो, शेख साहब को ये इलाज ढूंढा है। हमने वक्फा शायद लेना ब्रेक का टाइम। मैं इस पे बड़ा दिल जला के बैठा हूँ, मैं कुछ इस पे बात करेंगे। नाज़रीन के बाद हम सेनेट इलेक्शंस पर भी बात करेंगे कि सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे या ओपन बैलेटिंग से होंगे। इस पर वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। आमिर साहब, सोल्यूशन क्या दिया इमरान खान साहब ने एक्सेप्टेंस के बाद? मैं इंतजार करूंगा कि शायद 2.5 साल हो गए ये इंतजार करते हुए मुझे कि शायद अभी भी ये सोल्यूशन दें, या कम से कम ये लोगों को मैसेज देना बड़ा ज़रूरी होता है लीडरशिप के लिए कि ये कि लोगों का आपके ऊपर एतमाद कायम रहे कि जनाब ये अब नहीं तो अब ये शायद वाकई कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वरना ये 2.5 के साथ 5 साल भी गुजर जाएंगे। इनसे सबसे बड़ी जो गलती इमरान साहब को जो ये कहनी चाहिए थी कि कैबिनेट की, चलें ठीक है आपसे पॉलिटिकल टीम ठीक नहीं बनी तो ब्यूरोक्रेसी इनको जो था वहाँ पे जो इनका होमवर्क नहीं था, और चले होमवर्क नहीं था तो वो जो हमें वादा किया था कि 3 महीने के अंदर जो है ना ये ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद से वो बहुत ही क्रूशल था। और हम सारे कह रहे थे कि जनाब ये नो डिसरिस्पेक्ट मगर कि इशरत साहब एक पॉलिटिकल डायनासोर हैं, इनके होते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई इनकलाबी किस्म की तब्दीली न लाएं। वो सारी उम्र स्टेटस को के साथ रहे हुए हैं, उठना बैठना, और उनके अगर वो तजवीज़ात 2.5 साल बाद उन्होंने बना भी लिए हैं कुछ रेडिकल, तो वो टीम चाहिए आपको कि जो कि करती है। नुकसान क्या होता है कि जब अब आजम खान जैसे 21वें ग्रेड के बंदे को, जिसका इस्लामाबाद का किसी मेजर मिनिस्ट्री का कोई तजुर्बा नहीं है, लाते हैं, होता क्या है? यही नवाज शरीफ की डाउनफॉल की भी वजह रही इस दफ़ा ख़ास तौर पे कि उन्होंने भी फवाद हसन फवाद को लेके आए। होता क्या है उसके बाद कि वहाँ पे हमेशा 10-20 अच्छे तजर्बाकार फेडरल सेक्रेटरी होते हैं। मेरे जहन में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मेरे जहन में कुछ हैं अच्छे लोग। कभी ये नहीं होता, हर बार में अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जब उनका बॉस, मेरा आपका किसी का भी एक नलायक सा बंदा, नलायक इन द सेंस कि इनएक्सपीरियंस बंदा, जूनियर बंदा, और जूनियर भी थोड़ा नहीं है, कम से कम 100 डिग्री नीचे, 100 डिग्री नीचे, वो 21वें ग्रेड में भी 50वें नंबर पे थे। तो मतलब ये है कि तकरीबन 100 से नीचे से उठा के ये एक वो मेजर जनरल का जूनियर 3 मेजर जनरल थे जिनको सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। मैं ये मिसाल देता हूँ। तो उसके बाद उस फौज का सत्यानाश तो होना ही है जिसके अंदर एक जूनियर मेजर जनरल को जब लगाएंगे तो बाकी जो जर्नल एक्सपीरियंस्ड वो काम छोड़ देते हैं। वो कहते हैं फिर वो ये पूछे ना आजम खान से कराएं, आजम खान से कराएं, आजम खान आपको करके देगा, मैं क्या करूं? और आजम खान या उनसे इनसिक्योर होता है या उनसे बदतमीजी करता है, फिर के वो नहीं जब मानेंगे या वो रिलक्टेंट या केयरफुल कॉशियस होते हैं, वो गो स्लो कर देते हैं। यही नवाज शरीफ के दौर में हुआ और यही हो रहा है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं अभी भी हैं इनके इर्द गिर्द, अभी भी चाहें तो इसका सद्देबाब कर सकते हैं कि ये जब रिफॉर्म होंगे तब होंगे, और जब तक भाई खुदा के लिए अव्वल तो ये लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि इन सब के बीच में कोई अपनी जड़ें खुद नहीं काटता। और दूसरा, जब तक कुछ अच्छे लोग, कम से कम पॉलिटिकल टीम आपका हौसला नहीं पड़ रहा, तो ब्यूरोक्रेटिक टीम ही चेंज कर दें। ये 21वें ग्रेड के बंदे को जिसके ऊपर 6 स्कैंडल आ चुके हुए हैं एनर्जी के, उसको चेंज कर दें। मेरा कोई मामा नहीं मैं कह रहा लगा दें या चाचा नहीं लगा दें, वहीं से ढूंढे, एक्सपीरियंस लोग हैं मौजूद है। क्लास साहब, आपको क्या लगता है, इस तरह आमिर साहब ने बात की है, क्या एक सीट से दूसरी सीट पे एक्सचेंज कर देना यही तब्दीली और हम इससे एक्सपेक्ट करें कि इससे? उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने आजम सवाती को शेख रशीद साहब के जूते जोकर चेंज करवाया ना, कि एक दूसरे के जूते जुराबे, वो है ना वर्ल्ड वार सेकंड का मेरा अगर लतीफ़ है, तो उन्होंने फौजियों को एक दिन बुलाया ना, तो फौजी बड़े खुश हो गए, आज आपको नई वर्दियाँ मिलने वाली हैं, नए जोगर, नए बूट और नई आपको जुराबें। सारी पलटून इकट्ठे होगी तो उन्होंने कहा चलें भाई साहब एक दूसरे से वर्दियाँ भी बदल लें, तो बूट और जुराबें भी बदल लें। तो वो खान साहब तो ये काम करते हैं, जूब और ये उनके जूते और जुराबें जो है ना वो बदलते रहते हैं। अभी आमिर साहब ने बात की, थोड़ा सा इसको देखने की और तरीके, ज़रूरी नहीं है कि आपका जूनियर आदमी नालायक हो। मैं इस पर भी थोड़ा सा, मेरी पहले होती थी, मेरी ये राय होती थी, सीनियरिटी सब कुछ होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी सोच इस पर बदली है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंतहाई सीनियर बड़े ही नालायक होते हैं, वो मक्खी मार कहते हैं ना, फाइल पे प्लीज स्पीक, प्लीज वो कहते हैं डिस्कस एंड फाइल इट। ये बड़े बड़े मैंने देखे हैं अपने 22-25 साल रिपोर्टिंग में, कोई फैसला नहीं कर सकते, सारा दिन ईमानदारी वही मुझे नजर आते जो काम नहीं करते, और कहीं से कोई फाइल पे सारा दिन रूल्स की किताब बैठ के देखते रहेंगे और खुद को ईमानदार भी साबित करते रहेंगे। लिहाजा मेरी थोड़ी सी परसेप्शन डिफरेंट है। अच्छा ईमानदार बंदा वो है जो डिलीवर करता है, जो फैसले भी लेता है, वो टफ चीज़ें भी देखता है, वो पढ़ता भी है, इंटेलिजेंट भी है, ये चीज़ें। अच्छा अगेन इस तरह के लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड 21 का अफसर जो है वो आके इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो आके यहाँ डिलीवर नहीं कर सकता है। मतलब उम्र का, मेरा ख्याल है उम्र का जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका यहाँ पे 15-20 साल बंदा भी, लड़का भी बहुत ज़हीन हो सकता है, और 70-80 साल भी जो है ना वो भी नालायक हो सकता है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद। इसकी मैं एक दो मिसालें भी देता हूँ, शायद मेरी बेस्ट ओपिनियन है। डॉक्टर जफर अल्ताफ,
93 में ये लगे थे फेडरल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगे थे, बेनजीर भुट्टो साहब का दौर था। उस वक्त नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे, वो नहीं चाहते थे उनका कि अगेन आके ये उसमें लगे फेडरल सेक्रेटरी लगे, वो किसी अपने दोस्त को लगवाना चाह रहे थे सिंध से, तो उसमें बेनजीर भुट्टो साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नवाब यूसुफ तालपुर साहब को कि जाएं डॉक्टर जफर ताफ साहब के काम करें। डॉक्टर साहब भी ग्रेड 21 में थे उस वक्त, एडिशनल उनको उन्होंने सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया हुआ था। और बाद में नवाब साहब जो है तो बेनजीर भुट्टो उनको डिसमिस कर रहे थे, इनको डॉक्टर जफर ताफ को, तो नवाब यूसुफ तालपुर ने रोक दिया। उन्होंने कहा इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा खुदा के लिए। तो बेनजीर भुट्टो ने कहा नवाब साहब आप तो मेरे पास आए थे कि डॉक्टर जफर ताफ को हटाएं, मेरा बंदा लगाएं। उसने कहा नहीं जनाब, मैंने इसको 6 महीने साल में देख लिया, इसके बगैर एग्रीकल्चर नहीं चलेगी। और वही कुछ हुआ डॉक्टर साहब के दौर में, जब बेनजीर भुट्टो का पहला और आखिरी दौर था कि एग्रीकल्चर ने मेरा 11% पे जाके ग्रोथ ली थी, और पाकिस्तानी तारीख में आज तक नहीं हुई। और उनके बगैर कंसेप्ट ही नहीं होता था। जो भी यहाँ पे आया है उसने कहा डॉक्टर जफर ताफ के से हट के आपकी एग्रीकल्चर नहीं चलेगी, कमांड थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप आके यहाँ पे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ग्रेड 21 में होना ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। हाँ, जुर्म ये है आप ग्रेड 21 में भी हैं, आप उस पे आ रहे हैं, आप उस पे अगेन क्या कहते हैं अपनी यारी दोस्ती पे आ रहे हैं, अपनी टीम लगा रहे हैं, लिंगुअल एथनिक बेसिस पे अपनी टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं। पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को आपने साइड पे कर दिया है, और जितने अपने बंदे हैं यार दोस्त बैचमेट आपने हर जगह दफ्तर में भी लगा लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और अपनी कैबिनेट के अलावा आपने यहाँ वजारतों में भी लगा लिए। और फिर जब टारगेट दिए जाते हैं तो फिर कहते हैं जनाब ये मेरे साथ तामुन नहीं कर रहे। ये नाकामी इमरान खान साहब से ज्यादा अगर मुझसे पूछें ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नाकामी होती है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी की नाकामी होती है। जो गलत आते हैं ये उसका काम है चेक करके लाए, वो ये उनसे पढ़ना, आप अगेन उनसे पूछना चाहिए। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, पूरा दफ्तर उन्होंने बनाया हुआ है, वो इसी काम के लिए होता है। सॉरी आपकी बात कह रहा हूँ, मैं तो कह दूं कि जो आपने जफर ताफ साहब की डॉक्टर साहब की चीज़ आपको तो मैं बड़ा उनका मद्दा था, वो एक्सेप्शन हो सकती है, रूल नहीं हो सकती। और उनके केस में उनकी स्पेशलाइजेशन ही एग्रीकल्चर में थी, इसलिए लाया जाता है। यहाँ पे ये है कि किसी को पेट्रोलियम का तजर्बा ही नहीं हो, फिर 21वें ग्रेड में आप ला रहे हैं और सिफारिश ला रहे हैं। और दूसरा फेडरल सेक्रेटरी के तौर पे भी बिल्कुल अच्छा होता है, कुछ डायनामिक होते हैं अफसरान, उनको आप ऊपर लाते हैं, जल्दी तरक्की ज़्यादा देते हैं। मगर PSPM की ऊपरली पोस्ट के ऊपर वो होता है तो निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। आप पहले निज़ाम को अपने को ठीक करें, तो फिर अगर नीचे से लाएं तो ठीक है, वो सारा सिस्टम बैठ जाता है। सो ये चीज़ें जो है ना, आपको अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ने डिलीवर नहीं किया, इसके लिए 2 लोग सबसे बड़े आपके अकाउंटेबल हैं। वो आपके एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, उन्होंने लगाना होता है, प्लेस करना होता है किस सेक्रेटरी की कहाँ में गुंजाइश है, उसका नाम ही नहीं जानते, पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता इस वक्त ज़ाती तौर पर। दूसरा आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वो गवर्नेंस चलाता होता है। और बड़े बड़े लोग उस अयूब खान साहब के हवाले से कहते हैं, उनको मेन चलाने वाले जो थे उस दर फिदा हुसैन साहब थे। आज तक उनका बड़ा नाम होता है, आज की शायद ब्यूरोक्रेसी जानती भी ना फिदा हुसैन साहब कौन थे। और बड़े बड़े लोग हमने यहाँ पे देखे हैं, मेरे ख्याल के आगा साहब थे, ये पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे, उनका बड़ा नाम सुना है। और 2-4 बिग गन्स रहे हैं। आपके पास इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी में से 5-10 बंदे भी आपको नहीं मिल रहे जो आपको ब्यूरोक्रेसी चला के दे। रीजन, आप जिस दिन इमरान खान साहब खुद पूरी कैबिनेट की ECC की फाइलें पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन ये सब कुछ भुट्टो साहब की तरह ये देखेंगे, ये कहेंगे आप अगर 3-3, 4-4 घंटे यहाँ तकरीरें करते, जलसे करते हैं, कुछ अर्से के लिए जलसे छोड़ दें, बैठ के हर फाइल को पढ़ना शुरू कर दें। अब विद इन 3 मंथ्स आपको पूरी ब्यूरोक्रेसी का भी पता होगा, आपको गवर्नेंस का भी पता होगा, एक वजीर की परफॉर्मेंस भी आपको पता होगी। ब्रीफिंग लेने की बजाय ना इनसे फाइलें मंगवाएं। अब थोड़ा सा टाइम जो है ना फाइलों पे दें। ब्यूरोक्रेसी आपको वहां पे डाच कर रही है, आपका मिनिस्टर गलत फिगर वहां पे आपको आके दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब जो हैं ये फाइल नहीं पढ़ते, ये कैबिनेट की समरीज नहीं पढ़ते, ECC को नहीं पढ़ते, ये मिनट्स भी जाते हैं इनके पास, ECC के एंडोर्स करके दे देते हैं। वो भी कोई मिनिस्टर अगर उसमें पॉइंट आउट कर दे। हैविंग सेड दैट, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये मरियम बीबी जो इसका इमरान खान साहब का ये जो मजाक आज उड़ा रही थी कि ट्रेनिंग नहीं थी, फलाना नहीं थी, कोई ये नहीं उनके यहाँ बड़े बेहतर थे। नवाज शरीफ साहब तो हम कहते रहते हैं उन्होंने गवर्नमेंट दी हुई थी, और वो 4 साल में से 1 साल छुट्टी पे रहे और इसाक डार को ठेके पे दी हुई थी। और मरियम बीबी खुद भी माशाल्लाह ये जो 2.5 साल में है, बिलावल ने, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो लर्न भी करते हैं, पार्लियामेंट भी करते हैं, बजट मेकिंग में है, उनकी जो है पॉलिटिकल और सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई है। मैं मरियम बीबी के तलक ये नहीं कह सकता, वो सीधे ही 45 साल में से 40 साल उनको पहले किचन के मामलात के तक महदूद रखा और फिर किचन कैबिनेट पकड़ा दी उनको कि अब आप किचन कैबिनेट चलाएं। किचन में और किचन कैबिनेट में ना इतना बड़ा फ़र्क होता है। माशाल्लाह उनका भी नॉलेज जो है ना इन चीज़ों का बहुत ही महदूद है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने पिछले दिनों कहा कि देखे ना, तरक्की तो ये होती है कि 100 रुपए का डॉलर रखा हमने 5 साल, पहली तो बात है 5 साल नहीं रखा था, 4 साल रखा था, 5वें साल में आके 122 तक जो है उनके दौर में ही चला गया था। दूसरा
इस एक फैक्टर ने साग डार की जिद ने कि 100 रुपए पे डॉलर रख के हमारा ये करंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस और हमारी last 1 minute एक्सपोर्ट्स to का break. सत्यानाश कर दिया और इकोनॉमी है हमारी का सबसे बड़ा जो इस एक फैक्टर की वजह से हुआ, उनको ये बुनियादी इकोनॉमिक्स भी नहीं समझ यानी आती कि है। मरियम का भी तजुर्बा नहीं है जिस तरह से। बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि एक जुमला जिसके हवाले से और ये इस्तीफों की जो गलतियां करती फिर रही हैं वो ना तजर्बाकारी की वजह से है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे आखिर सेनेट इलेक्शंस कैसे होंगे, इमरान खान साहब क्यों ओपन बैलेटिंग के हामी हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का अमल किस तरह से होना चाहिए है, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग, इसके लिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। आमिर साहब, आपको नहीं लगता अब सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा इम्तहान आ गया कि वो डिसाइड करेंगे किस तरह से होंगे सेनेट इंतखाबात? सुप्रीम कोर्ट का कड़ा इम्तिहान तो बाद की बात है। मेरा ख्याल है ये एक नहायत एक बेवकूफ़ाना काम है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये सिर्फ रेफरेंस भेज देना ही कि वो ये तशरीह करें कि ये आईनी तरमीम होगी या ये कानून साजी होगी। कानून साजी में अब दो तरीके का होता है, एक होता है कि आप बिल अदालत वो उसमें पार्लियामेंट में पेश करते हैं और दूसरा ये है कि आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये अब जो कुछ भी कहे सुप्रीम कोर्ट, लेट से कि आईनी तीनों फैसलों में से तशरीह वो कर दे, ये अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकली डिसाइड करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, तो आईनी तरमीम के लिए जब तक वो बातचीत नहीं होगी आपस में ये फैसला नहीं हो सकता। और अगर कानून साजी वो कहें कि उसके साथ हो सकती है तो कानून साजी में भी सेनेट से पास करवानी पड़ेगी उसको, और सेनेट में इनकी मेजॉरिटी नहीं है और वो बड़ा इतना टाइम नहीं रह गया कि सेनेट को नेशनल असेंबली पास करे, फिर सेनेट पास करे, फिर जॉइंट सेशन ये बुलाएं और वो करें, वो टाइम भी नहीं रह गया। तीसरा ये है कि ऑर्डिनेंस जो है ये इतना बड़ा फैसला है कि सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार है, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ओपन बैलेट कर दे, उसकी मोडालिटीज तय करनी है, कैसे होगा, क्यों होगा, सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करने पड़ना है। और ऑर्डिनेंस से इतना बड़ा फैसला होना भी नहीं चाहिए, हो भी गया तो मुतनाज़े हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल टाइम नहीं रह गया। अगर ये इस पे आपस में पार्टीज का कंसेंसस नहीं होता तो मेरा इसी तरीके से करवा लेना बेहतर होगा, वरना ये सब पार्टीज को, और इन्होंने ठीक है इन्होंने कहा कि जनाब हमने ओपन बैलेट के लिए कहा था, जो पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर कोऑपरेट नहीं करते तो कल को अगर जब धांधली होगी तो इनके पास एक कहने को आर्गुमेंट पीटीआई के पास होगा कि देखें जी हमने तो कहा था कि इसको ओपन बैलेट करवा लें, तो अब आप रोए ना, अब आप रोए ना। तो देखिए कौन रोएगा, रो पीटीआई भी सकती है, वो भी सकते हैं, सारे सकते हैं। पर मेरा ख्याल है कि अभी टाइम नहीं रह गया कि ये होगा तो पार्टीज के कंसेंसस के साथ ये फैसला होगा। ये अदालत के जरिए करवाना जो है ना, ये मैं कोई इतनी अकलमंदी की बात नहीं है। ठीक है क्लास साहब, इसके कैबिनेट में भी डिस्कशन हुई है, उसमें क्या डिस्कस किया गया है? क्या अब नून लीग के बाद पीटीआई भी वोट को इज्जत देने की बात कर रही है? ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ कैबिनेट के हम शेयर कर रहे हैं। वो ये था कि लास्ट वीक इस पे ये खालिद जान साहब हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, जो खालिद जावेद साहब खालिद जावेद साहब जो हैं, बड़े अगेन वेरी ऑनरेबल, एनडी खान के साहबजादे हैं, बड़ा नाम, एनडी खान साहब बड़ा नाम है, खुद भी माशाल्लाह बड़े समझदार और बड़े अच्छे इनके बारे में राय है। और अगेन कहा जाता है कि अपना माइंड जो है या अपनी गुफ्तगू जो है वो बड़े इंतज़ार सीजन है, क्योंकि माजी में हमने देखा अटॉर्नी जनरल जितने भी रहे हैं ना वो मोस्टली किसी ना किसी वो उसमें कंट्रोवर्सी में ज़रूर आ जाते थे। इनकी ये है कि अब तक मेन इश्यूज हैं बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ, अगेन हर वक्त हम यहाँ तनकीद करते रहते हैं, जो इन्होंने यहाँ शुगर वगैरह के केसेस थे वो अदालतों से इन्होंने स्टे वगैरह खारिज करवा के, वो बड़ा एक अच्छा इनका स्टेप था। खैर कमिंग टू द पॉइंट, इनको बुलाया गया था ब्रीफिंग के लिए कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए इसके सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, ओपन बैलेटिंग पे करें, खुफिया राय शुमारी पे करें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने है, वेरी इंफॉर्मेटिव ब्रीफिंग इन्होंने दी, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। उसमें इन्होंने आके ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, पहले सिंध हुकूमत ने एक वहाँ पे आया था, एक केस आया था, 2-3 फैसले थे सिंध हुकूमत के, लोकल बॉडीज़ के वो जो इलेक्शन थे उससे रिलेटेड था कि वो जो आपने उनके चेयरमैन वगैरह करने हैं, इलेक्ट वगैरह, वो अपने ओपन बैलेटिंग के जरिए करने हैं या अपने उनको ये खुफिया राय शुमारी पर करना है। उन्होंने अपना एक फैसला दे दिया सिंध हुकूमत ने, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का फैसला है, जिसकी वजह से दोबारा जा रहे हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो क्यों जा रहे हैं और क्यों इन्होंने मशवरा दिया। अगेन उसमें हुआ ये था कि ये इनका 3 मेंबर इनका बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जो ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट को बताया गया, उसमें से उन्होंने जो फैसला दिया वो बड़ा मजे का था। उन्होंने कहा जी आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहें कर लें,
और शॉर्ट ऑर्डर दिया, कोई तफसीली ऑर्डर भी नहीं दिया जिसमें आप डिटेल जजमेंट में रीजनिंग बताते हैं। आप फैसला दे दें उन्होंने जनाब ये आप पे लेजिस्लेटर पे है जनाब के वो जो बैठे हैं, आपने ओपन आपने हैंड के जरिए करना है या खुफिया करना है, हम कोई आप आपस में बैठ कर फैसला कर लें। अब ये तो कोई फैसला नहीं है, आपके पास अगर कोई आ रहा है तो वही चीज़ आप उनके पास फेंक रहे हैं दोबारा, खैर वो चलेगी। अब उनका ये कहना था कि हम अगर चाहें तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यही वाली बात को कि हम खुद फैसला कर लें। फैसला क्या करना है, जो आमिर भाई ने बात की है इंपॉर्टेंट है, जो आम आदमी को समझने की जरूरत है। वो कहते हैं हम ऑर्डिनेंस के जरिए करें, नया कानून बनाएं कि ओपन बैलेटिंग करनी है, या जो इलेक्शन एक्ट है वो डिफरेंट है। एक्ट है यहाँ पे जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है वो आइन में नहीं आता। आइन इज डिफरेंट थिंग, जो इलेक्शन को वो कवर करता है सेनेट कौम असेंबली को। ये आपका इलेक्शन एक्ट है, उसको 226 है अगर मैं गलत नहीं कह रहा। 226 नहीं सॉरी, आपका 122 और मेरे ख्याल 6 के तहत 2017 एक्ट है, उसके तहत ये गवर्न करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद भी इसकी चेंजेस जो है ऑर्डिनेंस के जरिए वो कर सकते हैं। बट ही वाज ऑफ द व्यू कि हमें खुद बैठ के फैसले करने के बजाय हमारे पास 2-3 महीने का भी टाइम है, फौरी तौर पर तो नहीं, हम मार्च में भी कराएं, फरवरी में भी कराएं, तो बेहतर ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ले लें कि जनाब कि हम ओपन करवाना चाहते हैं या हमें ये खुफिया इसकी आके करनी चाहिए। तो उसमें इमरान खान साहब को भी यही कहना था कि जनाब कि हम चाहते हैं कि इसको ओपन किया जाए, ट्रांसपेरेंट हो, इसमें करप्शन ना हो, बला बला। इमरान खान साहब की अब क्या मजबूरी है, जिन लोगों को वो टिकट देना है उन्होंने कुछ के नाम मैंने बता दिए, उनको ये पता है कि ये मेरी पार्टी में पॉपुलर नहीं है। मोस्टली आपके 80% वो लोग हैं जिनको टिकट इमरान खान साहब देना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से इतना ज़्यादा नहीं है, स्ट्रांग उनका कनेक्शन नहीं है। उन्हें वही खतरा है माजी वाला कि वो KPK से मेरे बंदे हारेंगे, क्योंकि उसमें अरबाब शहजाद को देना चाहते हैं, जो मेरी इतला है उसमें टिकट देना चाहते हैं। उनको कोई नहीं जानता वहाँ पे कौन देगा, ब्यूरोक्रेट को टिकट इसमें। अच्छा, पंजाब में सबसे ज़्यादा मुकाबला है आपका, वहाँ पे शहजाद अकबर को भी आपने देनी है, और भी 5-6 नाम मैंने आपने अली जफ़र को भी देनी है, बाबर रहमान साहब को भी देनी है, और 3-4 लोग हैं उनको भी आपने वहाँ पे देना है। अब इनको यह खतरा है साहब को, इन्हीं के एडवाइजर ये मशवरा दे रहे हैं कि सर जी इसका एक ही हल है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट हों, इसमें जुल्फिकार बुखारी साहब का नाम भी आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल डुअल नेशनलिटी का शायद मसला भी हम देखेंगे। अब उनको मशवरा, इमरान खान साहब को फिक्र ये नहीं है कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगी या होगी, उनको फिक्र ये है कि जिन लोगों को मैंने सेनेट में लेके आना है, इनको मेरी पार्टी वोट डालती है या नहीं डालती, ये इसीलिए वो उनको देखना चाहते हैं ताकि उन पर दबाव रहे, उन पर प्रेशर रहे। और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको कहती है जाए जी ओपन करवा लें, उसकी कम्प्लिकेशन लास्ट टाइम आमिर साहब ने बताई थी, 11 के करीब आपने वोट डालने हैं एक एक बंदे को, तो 11 को कैसे करेंगे, लिख के देंगे या ट्रेसेबल काम करेंगे? थोड़े से कम हो जाएंगे, काफी लोग ये देंगे। अभी 8 फाटा के निकल के सेनेट की तादाद 104 से 96 पे आ गई है, कि 4 इस दफा कम होंगे, 4 अगली दफा कम होंगे। तो इसलिए वो जो एक था कि MPA बलूचिस्तान का लेके जो है ना 11 MPA का इक्वलेंट बाकी असम्बलियों में साइज के मुताबिक बनाया जाएगा, तो इस दफा कम है, इसीलिए 10 JUI के फॉर एग्जाम्पल 10 के करीब जिस तरह उनके MPA बन जाते हैं, 13 शायद उनके KP में है, तो उनकी एक सीट बनेगी। तो ये सारा बड़ा क्रूशल, ये नंबर्स की गेम बड़ी टेक्निकल गेम होती है। टेक्निकल के अलावा उनको मसला ये है कि जो मैं 11 नाम आपको लास्ट टाइम मैंने बताए थे, खान साहब को ये है, उनकी वही 11 के 11 लोग जो हैं उनमें जैनून भी है, मैं ये नहीं कह रहा सारे नहीं है, सारे उनके काफी अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन खतरा ये है कि इनको PTI में से अंदर से रेजिस्टेंस आएगी, ये उनके जहन में। सो उनका जो क्राउड इर्द गिर्द है वो उनको ये कह रहा है कि जनाब इसका एक ही हल है, अगर आप चाहते हैं हम आपके लोग जो हैं वो आएँ और आपने फैसला करना है कि इन लोगों को हमने टिकटें देनी है, तो फिर बेहतर यही है कि आप अभी से इसको ओपन करवाएं ताकि वो लोग डर के मारे वट जो भी है हमें वोट डालें, नहीं तो हशर वही होगा जो KP में लास्ट आपको 2017 में हुआ था, जब 20 वोट जो है ना इमरान खान साहब के बिक गए थे और उन्होंने कहीं पे और दे दिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको अगेन इनके 2 सूबों में हुकूमत है, यहाँ पे आपकी पंजाब में है तो आपकी KP में है। सो जितना भी ये सारा कुछ वो मेला रचाया जा रहा है ना, रेफरेंस का, ओपन बैलेटिंग का, सारी चीज़ें ये उन 11 लोगों को लिए किया जा रहा है जो खान साहब के वो करीबी भी हैं, जिनको खान साहब चाहते हैं, बट देयर आर सर्टेन डाउट्स, वो डरे हुए हैं कि इनको वोट नहीं पड़ेगा। आमिर साहब, आपको लगता है यही रीजन हो सकती है इमरान खान साहब ओपन बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने बंदे लाना चाहते हैं? भी हो सकती है, बिल्कुल उनके साथ KP में हुआ था, पर मेरा ये समझना है कि इसमें PTI का एक गवर्नमेंट से ज्यादा, ये देखे ना जो खरीदे जाते हैं वोट पैसे से या उनको दूसरे लालच दिए जाते हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा किसी के पास भी पैसा और दूसरे लालच देने के जो है ना वो 20 लोग बिके थे, इनकी अपनी हुकूमत थी, अपनी हुकूमत, इन्होंने नियत नहीं की थी ना कि हमने खरीदने हैं या ये वाले अपने बिक गए क्योंकि इन्होंने इंश्योर नहीं किया था। तो अगर गवर्नमेंट चाहे
कि बदनीयती पे उतरा है तो गवर्नमेंट से ज़्यादा इस काम को कोई नहीं कर सकता। उसी तरह ही नून लीग के साथ भी पिछले दफ़ा पंजाब के अंदर वो हुआ था कि उनके भी जो तीन सीटें थी उससे कम उनके सेनेटर बने थे, एक आधी सीट में उनके साथ भी ये वाला धोखा हो गया था, तो वो उनका भी ये मसला था। तो ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हर पार्टी इस पे कहीं ना कहीं रोना करती है। ये भी रीजंस होंगे जो आप कह रहे हैं, मगर ओवरऑल हर कोई, क्योंकि हर इलेक्शन में हमारे समेत जो है ये इस पे शोर मचाता है और ये खुलेआम एक बददियानती होती है। तो इस पे इवन वो जो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, वो भी बैकआउट नहीं कर सकते। ये हो जरूर जाना चाहिए, चाहे जिसके जो भी रीजंस हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेनेट में सिर्फ जब इस तरह के लोग जब आते हैं वो वहाँ बात नहीं रुकती है, वो आके फिर पैसे भी पूरे करते हैं और फिर वो अपनी मर्जी का जो है ना पावर लॉबीज को और सपोर्ट करते हैं। पार्लियामेंट पे ऑलरेडी इसीलिए रेलिवेंट हो गई हुई है कि स्वाय पावर लॉबीज के अब कोई रह नहीं गया। ज्यादातर मेजॉरिटी जो है ना, अगर किसी की लॉबी पार्लियामेंट में नहीं रह गई तो वो आम आदमी की नहीं रह गई, सेनेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन नेशनल असेंबली में भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जीत ही नहीं सकता। और ये तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये बड़े सेठों को देते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं लोग। मेरे जहन में अगर ये फौरी पूछ ले क्लास साहब तो मैं घबरा जाऊंगा। ये कहेंगे 2 4 5 नाम बताओ कि तुम समझते हो जो कि मिडिल क्लास का सियासी वर्कर है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ निकल आएंगे, मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन से थे। जबकि 70s में ऐसा नहीं था, इवन 80s में ऐसा नहीं था। अभी ये 90s के बाद से पिछले 30 साल में टोटली पार्टी हेड्स का कंट्रोल हो गया है। इलेक्टेबिलिटी देख के देते हैं, ATMs देख के देते हैं, और उसके बाद जो कोटा की सीटें हैं सेनेटर्स जैसे देना या औरतों की, वहाँ भी जो ये क्लास साहब हमेशा ये पॉइंट आउट करते रहते हैं कि PTI ने गुलबर्ग के एक जो है ना डिफेंस के इलाके से, डिफेंस गुलबर्ग एक हल्के से जो है 15 खवातीन को MNA MPs की सीट एक हल्के से दी। ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर इतनी ज्यादा हो जाती है, तो उससे उसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। ठीक है, टाइम भी खत्म हो चुका है। अब देखना ये कि अब इस पर किस तरह से रेफरेंस पे आगे काम होता है और क्या ओपन बैलेटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।